नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। और आज की बड़ी बहस है कश्मीर पर। एक तरफ पाकिस्तान के पालतू, हम बहुत सोच समझ के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान के पालतू आतंकवादी, और दूसरी तरफ वो लोग जो रहते तो भारत में हैं, सुविधाएं तो हमारे यहां की रहते हैं, हमारी सरकार से लेते हैं, लेकिन उनका दिल दिमाग दोनों पाकिस्तान के साथ है। क्या ऐसे में शांति बहाली का मिशन कश्मीर कामयाब हो पाएगा? करीब 50 दिनों से कश्मीर सुलग रहा है और ये सब हो रहा है कुछ मुट्ठी भर पाक प्रेमियों के चलते, क्योंकि कश्मीर में आम लोग अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान का एजेंडा चलाने वाले कुछ लोग कश्मीर की जनता को सिर्फ और सिर्फ तकलीफ दे रहे हैं। और यह बात हर कश्मीरी को समझनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील कर चुके हैं, जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती अपील कर चुकी है, पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला साहब अपील कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि सबूत सामने है। गृह मंत्री शांति बहाली के लिए कश्मीर दौरे पर हैं और इसी बीच पुलवामा में पुलिस पर ग्रेनेड फेंका गया है। श्रीनगर में हिंसा भड़काने की साजिश हो रही है। ऐसे में कश्मीर की आग बुझाना कितना मुश्किल है, आज इसी पर होगा आर पार। लेकिन सबसे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट जो समझाती है, बताती है कि किस तरह से कश्मीर को जलाया जा रहा है और ये आग कब बुझेगी। दुकानों में जरूरी सामान की किल्लत, कई इलाकों में दवाओं की कमी, मोबाइल इंटरनेट सेवा ठप, 1 महीने से स्कूल कॉलेज बंद, सरकारी दफ्तरों पर लटका ताला। ये तस्वीर है धरती के स्वर्ग कश्मीर की। तो क्या गृहमंत्री राजनाथ सिंह के दौरे से कश्मीर के हालात बदल पाएंगे? क्योंकि कश्मीर में अमन के कुछ दुश्मन हैं जो सरकार की कोशिशों को नाकाम करने के मिशन में जुटे हैं। शीघ्र ही हालात सामान्य हो जाएंगे और दिन प्रतिदिन इस दिशा में प्रगति हो रही है। केंद्र बड़े नजदीक से संपर्क और समन्वय बनाए हुए है प्रदेश सरकार के साथ। मुद्दा इसलिए भी पेचीदा हो गया क्योंकि पाकिस्तान के पालतू आतंकी पत्थरबाजी के लिए मोटी फंडिंग कर रहे हैं और इस मामले की जांच के लिए एनआईए की 4 सदस्यीय टीम श्रीनगर पहुंच चुकी है। गृह मंत्री जी इससे पहले भी जा चुके हैं, इनको सुधार नजर नहीं आया है। मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को पहल करनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी पहल करेंगे तो मेरे ख्याल ज्यादा अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 11 साल बाद घाटी में बीएसएफ की तैनाती करनी पड़ी है। श्रीनगर पहुंचने से पहले राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत में यकीन रखने वालों को बातचीत का खुला न्योता दिया। लेकिन क्या अमन के दुश्मन राजनाथ सिंह के मिशन कश्मीर को कामयाब होने देंगे? आखिर कश्मीर में शांति बहाली का रास्ता क्या होगा? आज आर पार में इसी मुद्दे पर होगी बड़ी बहस। और आज आर पार का विश्लेषण नहीं, आज आर पार में हम एक आसान ढंग से आपको बताएंगे कि कैसे कश्मीर की आज आग बुझ सकती है। आतंक के लिए पाकिस्तान की से फंडिंग रोकनी होगी। अभी भी 6-7 करोड़ रुपए की फंडिंग पकड़ी गई है रिसेंटली। अलगाववादियों को कड़ा संदेश देने की जरूरत है। राजनीतिक एकजुटता यानी पॉलिटिकल यूनाइटेडनेस की जरूरत है और वो दिखानी होगी। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, वो दिखाने से काम चलेगा। और नौजवानों के लिए रोजगार का इंतजाम मौजूदा सूबे की सरकार को, केंद्र की सरकार को करना होगा कि उनका ध्यान आगे ना भटकाया जाए। मुझे 2010 का इंसिडेंट भी याद आता है, जिस इंसिडेंट के बाद 90 दिनों तक, करीब 90 दिनों तक कश्मीर में आग लगी रही थी। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, क्योंकि 2010 में पुलिस फायरिंग में तुफैल मट्टू के मारे जाने के बाद भी इसी तरह का इंसिडेंट हुआ था। 90 दिनों तक वो आग लगी रही थी और तब कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनलिस्ट का। आज के पैनल में अनिल बलूनी है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मीम अफजल हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, फॉर्मर डिप्लोमेट, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
मेरे साथ जीडी बख्शी हैं, रक्षा विशेषज्ञ जनरल जीडी बख्शी। शबनम लोन हैं, वरिष्ठ वकील, कश्मीर से जुड़ी हैं। सुशील पंडित, को फाउंडर रूट्स इन कश्मीर के इस डिबेट में हैं। और मेरे साथ इस डिबेट में इमरान नवी डार साहब भी शामिल होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता नेता। लेकिन आज की डिबेट की शुरुआत मीम अफजल साहब आपसे। कश्मीर में आग लगी है, कश्मीर की आग दिख रही है, और इसी बीच डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान भी आता है कुछ दिनों पहले। वो कहते हैं पंडित नेहरू जिम्मेदार है कश्मीर के लिए। लेकिन इसी बीच पहल करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाते हैं, सबसे सलाह मशवरा भी करते हैं, बात आगे बढ़ जाती है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह खुद कश्मीर चले जाते हैं, 2 दिन की यात्रा कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, कल राजनाथ जी गए थे तो सबसे पहला इस पर बाइट मैंने ही की थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और मैंने उसको वेलकम किया था और पार्टी ने भी उसको वेलकम किया बाकायदगी के साथ, और कहा कि बहुत अच्छा कदम है। वो गए हैं और हम पूरी तरह से उनके हर पॉजिटिव स्टेप पर उनके साथ हैं। पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी होगी, और अगर हमारी मदद की भी कहीं ज़रूरत पड़ेगी हम उसके लिए भी तैयार हैं। वही मौक़िफ़ हमारा है। राजनाथ जी वहाँ गए हैं, हमें अच्छी उम्मीद करनी चाहिए। बहुत सारी बहस आज चल रही है, बहुत सारी ऐसी बातें भी हो रही हैं जिसकी शायद इस वक्त ज़रूरत नहीं, लेकिन चूँकि मीडिया हमारा आज़ाद है, लेकिन तमाम का तमाम मीडिया उतना जिम्मेदारी का सबूत कभी कभी नहीं देता है जितना इस तरह के सेंसिटिव मामलात में ज़रूरी होती है। मैं ये समझता हूँ कि राजनाथ जी को मौका मिलना चाहिए, और अभी हम ये समझते हैं कि हमको ये सोचना चाहिए कि वो वहाँ जाकर हालात का जायज़ा लेंगे, और जायज़ा लेने के बाद जिन पक्षों से वो ज़रूरी समझेंगे वो बातचीत करेंगे। इसमें बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों से शायद उनकी मुलाकात भी हुई है जो आप दिखा भी रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उस वक्त तक हमको इसका इंतज़ार करना चाहिए और उम्मीद अच्छी रखना चाहिए। आपने अभी सही कहा कि 2010 में भी ऐसा हुआ और काफ़ी दिनों तक हंगामा हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात सुधरे और लोगों को मनाने का भी काम हुआ, समझाने का भी काम हुआ, और काफ़ी हद तक ये मामला ख़त्म हो गया था। पाकिस्तान के झंडे लहराने बंद हो गए थे, जो नारेबाजियां पाकिस्तान के सिलसिले में होती थी वो भी बंद हो गई थी। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद एक सरकार भी ऐसी आई जिसमें पीडीपी शामिल थी, जिसमें खुद बीजेपी शामिल थी। उम्मीद हमें ये थी कि उनके लिए एक सेटिस्फेक्शन होगा, उन लोगों को इस सरकार से कुछ ना कुछ उनको फ़ायदे पहुँचेंगे और कुछ बातचीत भी होगी। लेकिन उसके बरक्स अब जो कुछ भी हुआ है, पुरानी बातों को मैं निकालना इस वक्त ठीक नहीं समझता हूँ। नहीं, पुरानी बात तो निकली है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बोला पंडित नेहरू जिम्मेदार थे पूरी तरह से कश्मीर के लिए, बात तो निकली है। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जितेंद्र सिंह जी को अगर कश्मीर की हिस्ट्री पता होगी तो वो शायद ये बात ना कहते। अगर पंडित नेहरू नहीं होते और हमारा कांग्रेस का मौक़िफ़ कुछ नहीं होता तो कश्मीर शायद हमारे साथ होता नहीं होता। इस पर भी सवालिया निशान लग सकता है। सुशील पंडित रिएक्ट करना चाहते हैं। सुशील पंडित, क्विक रिएक्शन, 30 सेकंड रिएक्शन। अटूट अंग है। मीम अफजल साहब, आपने अपनी बात की, सुशील पंडित को रिएक्ट देन है। सुशील पंडित, मीम अफजल साहब, 50 साल बाद तो खुफिया एजेंसीज भी अपना सच उगल देती हैं, पब्लिक कर देती हैं। अब तो आप सच मानिए, इतनी लीपा पोती से भी काम नहीं चलेगा। कई दफे सच से आंखें दो चार करने से ही फिर रास्ते निकलते हैं। आपका ये कहना कि पंडित नेहरू कतई जिम्मेदार नहीं थे, इस अच्छा, आप अगर मैं आपकी तमाम बातें मान लेता हूं जी, आपकी तमाम बातें मैं मान लेता हूं, फर्ज कर लीजिए, आपके नजदीक क्या हाल है जरा वो बता दें मुझको। मैंने कल भी आपसे पूछा था, आज फिर दोबारा से वही सवाल कर रहा हूं। जब बोलने दीजिए, 30 सेकंड दीजिए सुशील जी को। देखिए साहब, सुशील मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा फिर आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, पंडित नेहरू से बाहर निकलेंगे, आज की डिबेट में आएंगे। लेकिन कश्मीर के जो हालात रिबटल इज अलाउड, ओके, अलाउ हिम टू रिबट। इस वक्त ठंडा करने की जरूरत है, नॉट फेयर सर। उसके अंदर एक ठंडी आग डालने की जरूरत नहीं है। ठंडी आग डाल रहे हैं सुशील पंडित जी। हुजूर, ये आग इसीलिए लगती है क्योंकि हम सच से चेहरा छुपाते हैं, आंखें चुराते हैं, हम सच बोलने से गुरेज करते हैं, इसीलिए फिर आग यहाँ तक भड़कती है और एक छोटे झूठ को दबाने के लिए एक बड़ा झूठ बोलते हैं। उससे मसला हल हो जाता हो तो जरूर करें आप। नहीं, मसले खड़े हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि आप उससे भी बड़ा झूठ बोलिए ताकि मसला और बिगड़ जाए। ऐसे नहीं चलता जी।
कम से कम इस मामले में भाई आपसे तो मैं नहीं कह रहा हूं आप झूठ बोलिए, आप तो सच बोल करके इस मसले को हल कर दीजिए। तो सच मैं आपको हम तो झूठे हैं, आप मुझसे कौन बहुत सा सच्चे सच हैं, सुनना आप चाहते सच हैं? बोलिए और इस मसले को हल कर दीजिए। चलिए, सबसे बड़ा सच इस वक्त यह है कि कश्मीर में सरकार ने अपनी जमीन खोई है। किसी से बात करने से पहले, किसी से उलझने से पहले उसे जमीन पर, ग्राउंड पर उस जमीन को वापस हासिल करना पड़ेगा, जहां पर इस वक्त पुलिस चेहरा छुपाने पर मजबूर है, जहां थाने खुले पड़े हैं, आज वहां सन्नाटा छाया हुआ है, जहां आज सीआरपीएफ की जगह बीएसएफ को तैनात करना 11 पड़ा है, साल बाद ये हो रहे जा रहा है, 11 साल बाद ये होने जा रहा है। जहां इस मुल्क को पसंद करने वाला अवाम जिस व्यवस्था के सहारे वहां खड़ा था वो व्यवस्था नदारद है, जहां आज किसकी वजह से सुशील पंडित, तो किसकी वजह से नजारत है? मैं, अगर आप मुझे एक थोड़ा सा समय दें बिल्कुल तो मैं समय है आपको- आपके पास, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। देखिए, 1947 के बाद इस देश ने जब पूरे मुल्क में एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक व्यवस्था बनानी शुरू की, तो कश्मीर को ही क्यों अलग थलग करके वहां मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का एक टापू खड़ा किया? क्यों वहां पर उस मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को ग्रीवांस पॉलिटिक्स में बदला? ग्रीवांस पॉलिटिक्स को हवा देते देते उसको सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स में बदला, सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स को हवा देते देते उसको प्रो पाकिस्तान पॉलिटिक्स में बदला, प्रो पाकिस्तान पॉलिटिक्स के बाद उसको सड़कों पर मोबिलाइज करते हुए पत्थर फेंकने वाली पॉलिटिक्स बनाया, बंदूक उठाने वाली पॉलिटिक्स बनाया, और आज हम कहते हैं कि साहब पत्थर फेंकने वाले अपने हैं, बंदूक वाले खराब हैं। पंडित साहब, और बंदूक वालों में ये तो आपने ये पुरानी लड़के हिस्ट्री जो हैं दोहरा वो रहे ठीक है, हैं, लेकिन पाकिस्तान से आने इसमें वाले खराब इसमें हैं। एक बात और कहना पाकिस्तान भूल रहे से हैं। आने वाले तो ठीक है, इमरान नबी डार, you want to respond? Okay, let him वो जो respond. ISIS सुशील वाले हैं पंडित, वो खराब हैं। नहीं, जी, सुशील पंडित जी, आपने जी, जी। रिस्पॉन्ड कर दिया। डर साहब, आप कश्मीर के हैं, एक बात इनको कश्मीर कहना मुझे लगता कश्मीर है अभी जो तक बहुत 6000 जरूरी था, करोड़ रुपए, as a नबी डार कश्मीरी साहब, पंडित डार वो भूल रहे हैं। डार साहब, हजूरे वाला सुने पहले, कश्मीर अभी तक 6000 करोड़ रुपए का नुकसान सह चुका है। ये नुकसान किसका है? ये कश्मीर के यूथ का नुकसान है, ये कश्मीर की आवाम का नुकसान है। और इसी बीच ये शर्म की बात है, 6000 करोड़ का नुकसान एक तरफ और 7 से 8 करोड़ रुपए कुछ लोगों के अकाउंट में आते हैं। हम कश्मीर की आवाम का नुकसान और कुछ लोगों का फायदा देख रहे हैं। डार साहब, आपका क्या कमेंट है, बोलिए। देखिए, मुझे लगता है ये बहुत अफसोसकुन बात है कि आप कश्मीर को फिर से पैसों के तराजू पे जो है डाल रहे हैं। आप ये नहीं बोल रहे हैं कि 70 नौजवान यहाँ पर शहीद हो गए, आप ये नहीं बोल रहे हैं कि 450 बच्चे जो है पैलेट गन से वो ब्लाइंड हो गए, आप ये नहीं बोल रहे हैं कि 412 लोगों को बुलेट लगा है, आप ये नहीं बोल रहे हैं कि 8000 लोग ग्रीवियसली इंजर्ड हैं, आप ये नहीं बोल रहे हैं कि परसों उस लेक्चरर को घर के रात के अंधेरे में से उसको बाहर निकाल के पीट के मारा गया, आप ये नहीं बोल रहे हैं कि एटीएम गार्ड को जो अपनी नौकरी करके वापस आ रहा था और उसको जो है पेट्रोल गन से मार डाला गया, आप ये नहीं बोल रहे हैं कि परसों 7 साल के बच्चे को यहाँ पर छाती पे पैलेट लगाए गए, आप बोल रहे हैं कि पैसे यहाँ पे फूल बरसाएंगे। इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। सर, मसला यही प्रॉब्लम ये है कि हम बार बार यही बोल रहे हैं कि आप कश्मीर को इकोनॉमिक इमरान प्रिजन से नबी नहीं डार, देखिए। ये एनआईए का एक्सपोजे है, ये एनआईए का खुलासा है कि कुछ लोगों को कश्मीर में पैसे मिले हैं। Let me make my point. You can make your point, sir, but that's my point. Let me make my point. ये भी Let him कहिए complete, let him कि complete. जिन 6 कैंपों पंडित, में, सुशील जिन पंडित, ट्रांजिशन कैंपों में आप जो है 2000 कश्मीरी जो हिंदुओं को बायस नौकरी नजर के से लिए देख रहे रखा हैं, गया जो था, एक जो वो एक सब इकोनॉमिक जान प्रिज्म बचाकर के लिहाज भागकर से देख जम्मू रहे हैं, आए दूसरी हैं। सिक्योरिटी लिहाज से सुशील कश्मीर पंडित, को देख रहे हैं, तो नुकसान इसी में ही है। इसी वजह से जो है आज पूरा कश्मीर जल रहा है। और ये जो ये पंडित साहब आज मतलब हर किसी डिबेट में होते हैं, मैं बार बार ये आपसे अर्ज करता हूं कि आप यहाँ के किसी पंडित को क्यों नहीं लाते रिप्रेजेंट करने कश्मीरी पंडित को? आपने छोड़ा किसको ये है? तब से इनको नहीं ग्राउंड पर सिचुएशन रहता के बारे कौन में है? नहीं पता है।
इनका काम वहाँ सिर्फ आपने काम किसी ये को है रहने कि ये दिया है सिर्फ क्या? कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ हेट्रेड फैलाने का काम है और इनका कोई काम नहीं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, हम आज अमन इस- चैन चाहते हैं और आपके किसी स्टूडियो मुसलमान में के कल खिलाफ, दूसरे स्टूडियो- किसी बस कश्मीरी मैंने पंडित के कभी खिलाफ इनके मुंह से हेट्रेड ये फैलाने नहीं का सुना, काम हमारा अगर नहीं ये है। कश्मीरी होते कभी ये नहीं सुना मैंने इनके नहीं, मुंह नहीं, से मैं कि ये हमारे clarify करना कश्मीरी चाहता हूं। भाई एक वहां इस पर मर रहे हैं, प्रोग्राम कभी ये में नहीं एक सुना चीज clarify कि करना वहां चाहता पर हूं। कश्मीर एक ज्यादतियां हो रही नाजुक, हैं। इमरान नबी डार साहब आपने अपनी बात कही, अब मुझे आने दीजिए। कश्मीर एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और इस नाजुक मोड़ पर हम चाहते हैं कि कश्मीर में अमन शांति रहे। जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, जो सूबे की मुख्यमंत्री ने कहा है, जो देश के गृह मंत्री ने कहा है और जो उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीर में शांति बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम शांति पसंद हैं तो कोई गलत करेगा, इसका ये मायना भी नहीं है। मैंने जो पॉइंट बोला इमरान नबी डार साहब, वो पॉइंट ये था जिसको लेकर मैं अनिल बलूनी और शबनम लोन और जीडी बख्शी के पास भी जाऊंगा। वो पॉइंट ये था कि कश्मीर में करीब करीब इन 50 दिनों में 6000 करोड़ का नुकसान हुआ है, लेकिन एनआईए का खुलासा है कि 6 करोड़ रुपए के करीब कुल 3 लोगों के अकाउंट में 5 से 6 करोड़ रुपए के करीब भी आए हैं। ये एनआईए का खुलासा। तो इसका मतलब है कि हम 6000 करोड़ का नुकसान कश्मीर की आवाम का करा रहे हैं और वो चंद लोग जिनकी हम बार बार बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं वो लोग जो चाहते नहीं है कश्मीर में शांति हो, वो कश्मीर को जलाना चाहते हैं। अगर मैं मान भी लेता हूँ, अगर मैं मान भी लेता हूँ कि आपकी ये बात सही है, सच है, और अभी तक पूरा इसका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आया नहीं है, तो मुझे ये लगता है कि इस पे कमेंट करना बिफोर इन्वेस्टिगेशन प्रीमैच्योर होगा। नहीं, बिल्कुल आपको लग रहा है प्रीमैच्योर होगा, लेकिन अनिल बलूनी रिएक्ट करेंगे। अनिल बलूनी, इसी बीच हाईली प्लेस्ड सोर्सेज IBM सेवन के, लेकिन आप अभी ग्राउंड पे क्या कर रहे हैं? मैं ग्राउंड पर आ रहा हूँ, अब ग्राउंड पर मैं आ रहा हूँ। क्या हो रही है ग्राउंड पे? अगर यहाँ पर होम मिनिस्टर आज आए हैं, उन्होंने मैं वही बताने जा रहा हूँ इस समय हमारे हाईली प्लेस्ड सोर्सेज क्या कह रहे हैं अभी तक। हमारे हाईली प्लेस्ड सोर्सेज कह रहे हैं कि सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों का मानना है कि घाटी में राज्य सरकार को भड़काने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के बिना अमन चैन आने वाला नहीं है। पत्थरबाजी करने में आम लोग भले ही शामिल हो रहे हो, लेकिन गलती उनकी नहीं है, भड़काने वाले एजेंट मौजूद हैं। सरकार का यह मानना है भड़काने वाले एजेंट मौजूद हैं। अनिल बलूनी, ओवर टू यू। अमित जी, देखिए, मैं पूरी डिबेट को बहुत ध्यान से सुन रहा था और ये कोई बहुत रहस्य और कोई छुपी हुई बात नहीं है। सब जानते हैं कि जो आज कश्मीर के अंदर हालात है वो हालात ख़राब हैं और ये भी सब जानते हैं कि ये जो हालात ख़राब हैं इसके पीछे कौन है। इसमें कोई रहस्य की बात नहीं कि पूरे के पूरा पाकिस्तान इसके जो अनरेस्ट है इसके पीछे है। अभी आपने जो बोला पैसा है, ये भी सब जानते हैं। ये भी सब जानते हैं कि जो मुट्ठी भर लोग ये सब काम करवा रहे हैं, ये किसके टुकड़ों पे पल रहे हैं। ये जो पैसा आपने बताया कितने करोड़ रुपया है, ये सब जानते हैं कि पैसे के कारण ये सब होता है। देखिए अमित जी, एक और बात कहना चाहता हूं कि अभी इस वजह से कश्मीर जल रहा है, हो रही है बुरहान वानी बलोनी साहब, ये गलत सोच जो है इस वजह से कश्मीर जल रहा है। हाँ भाई, अब सुन आप ये मान लीजिए कि कश्मीर एक सियासी मसला है, इसको सियासी तौर से देखना है, इसको पॉलिटिकल स्टेटसमैनशिप की जरूरत है। अच्छा, आप बोल लीजिए अमित जी, इनको बोलने दीजिए। ये पाकिस्तान को ब्लेम करने से कोई आपको कोई फायदा नहीं, कश्मीर का कोई फायदा होगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान बहुत साफ सुथरा है, कोई ब्लेम नहीं करे। अब मैं बोल सकता हूँ क्या? अभी आप जब बोल रहे थे मैंने बोला नहीं, आपने बहुत सारी बातें बोली, हमें भी दुख है, आपने कई बातें सही बोली कि बच्चों के चोट लगी है, लोगों के चोट लगी है, आपने बोला, मैं आपकी बात स्वीकार करता हूँ। लेकिन कभी आपने, अगर आप गलत बोल रहे हैं, अरे भाई सुनिए, हमारा हक बनता है कि आपको सही करे, आपको सीधा रास्ता दिखाए। हमारा हक बनता है कि आपको सीधा रास्ता दिखाए, बिल्कुल, क्योंकि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। जब आप चुप हो जाएंगे तब मैं बोलूंगा। अब आप जब बोलेंगे, आप चुप होंगे तभी मैं बोलूंगा। बोलिए, 30 सेकंड आपके पास। आपने कहा कि बच्चों के चोट लगी, बुजुर्गों के चोट लगी, सब बातें मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन डार साहब आपने एक बार ये नहीं कहा कि 4000 सैनिकों के चोट लगी है, कई सैनिकों के पैर काटने पड़े हैं, कई हमारे जवानों के हाथ काटने पड़े हैं, कई गंभीर रूप से घायल हुए, उन पे भी तो चर्चा करो, हमको उनके लिए भी तो आंसू आओ। अरे आज नेशनल कॉन्फ्रेंस इतने सवाल उठा रही है। नहीं, सुनिए भाई, रुकिए, चाहिए आप
उमर अब्दुल्ला सीआरपीएफ के उमर कमांडर अब्दुल्ला इस प्रमोद राज्य कुमार का के घर रुकिए आप रुकिए SMHS उमर में अब्दुल्ला इस ना, राज्य के प्रूफ मुख्य चाहिए SMHS आपको। में बच्चे पड़े हुए हैं, 7 साल के, 8 साल के, 10 साल के बच्चे जिनकी आंखों की भाई अमीश जी, लाइट चली गई है। अमीश जी, अस्पताल में जाकर के देखिए कितने लोगों आप के सर स्कीम फूटा चाहिए, है, वहाँ पर कितने एम्पुटेशन लोगों के हो हाथ गई है। कटे हैं। अनिल बलूनी को बात नौजवान कहने की दीजिए। एम्पुटेशन, वहाँ पर हाथ कटे हैं अमीश जी, कश्मीरी नौजवान ये के। जो सज्जन बैठे हैं ये डिबेट नहीं करना चाहते हैं, ये सुनना नहीं चाहते हैं। वो ये भी जो जम्मू श्रीमान बैठे कश्मीर हैं के सुनना लड़के नहीं हैं जो चाहते पुलिस में हैं। भर्ती उमर होकर अब्दुल्ला आप इस राज्य गलत के बोल रहे हैं ना। मुख्यमंत्री रहे, उनके आप पिताजी गलत बोल रहे हैं। सुनिए, जम्मू अरे कश्मीर ये भी पुलिस देश जम्मू के बच्चे कश्मीर की हैं, है। ये भी देश के बच्चे हैं जिनके वो भी कश्मीर के युवा हैं जो कश्मीर पुलिस में हैं। अब सुनिए, उमर अब्दुल्ला इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे। अरे आप किसी को बोलने नहीं देना चाहते हैं, आप चाहते नहीं कोई बोले, आप ही बोलेंगे क्या? उमर अब्दुल्ला इस राज्य के मुख्यमंत्री मैं तो रहे, कुछ नहीं उनके बोल रहा हूं, पिताजी मैं इस तो राज्य आराम के से बैठा मुख्यमंत्री रहे, उनके दादाजी यहाँ रहे। आपसे कुछ संभलता है नहीं अपनी। नहीं सुनिए, आप आराम से नहीं बैठे हैं। मैंने कहा उन जो बच्चों को चोट लगी हमें दुख है, जहां हमारे नागरिक हैं जिनके खून बहेगा हमारे को भी दुख होता है। अरे भारत के सैनिकों का अगर जवानों का खून बहता है उसके लिए भी एक शब्द बोलो, इतने मत बोलिए। आपके पूरा परिवार आपकी पार्टी के 30 लोगों का इस राज्य का मुख्यमंत्री रहा, इस राज्य की नेतृत्व किया। आप लोगों ने कभी क्या कोशिश की? आज कहा है केवल ट्वीट करके इलेक्शन से आया माहौल है, खराब करने का काम कोई करते हैं। इलेक्शन उमर से अब्दुल्ला अगर केवल उमर साहब चीफ मिनिस्टर फेसबुक पे बने या पोस्ट डॉक्टर करने की साहब बात चीफ करते हैं। मिनिस्टर बने, वो थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बने हैं, आपकी इमरान मेहरबानी से खान नहीं साहब बने हैं। आपका डेमोक्रेटिक ये बात प्रोसेस समझ दिया लीजिए। है हमने। अगर कोई भी, अगर उमर साहब चीफ मिनिस्टर बने या डॉक्टर साहब चीफ मिनिस्टर, वो थ्रू ए डेमोक्रेटिक प्रोसेस बने चीफ डेमोक्रेटिक मिनिस्टर। प्रोसेस देखा है Okay, hold on. 1987 के इलेक्शन में क्या डेमोक्रेटिक प्रोसेस था हमको मालूम है। 1952 के इलेक्शन में क्या डेमोक्रेटिक प्रोसेस था हमको अरे मालूम है। पंडित साहब, आपका डेमोक्रेटिक प्रोसेस बस था। बोलिए ही नहीं, क्योंकि उसी को ये आप देश जो भुगत रहा है। 47 की बात कर रहे हैं, ये अनिल बलूनी, की अब बात मैं कर आ रहे हैं, गया। ये अनिल बात बलूनी कह रहे होल्ड हैं ऑन। कि जब डॉक्टर साहब मेरी भाई गुजारिश है, इससे एक पहले बोलेंगे। जम्मू में अब मुसलमान मैं सीधा रुख करना मुसलमानों चाहता को हूं, मारा अब मैं गया सीधा और रुख करना कश्मीर चाहता हूं। में एक भी पंडित को हाथ नहीं लगाया गया। वो नहीं, क्यों मैं बोल- जनरल बख्शी का रुख करना चाहता हूं। वो जनरल बोल क्यों बख्शी, नहीं रहे आप? जनरल बख्शी, जो इस समय की बड़ी खबर है वो ये है कि कश्मीर में बात होगी, लेकिन वो लोग जो लोगों को भड़का रहे हैं, वो लोग जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, और खासतौर पर वो लोग जो एजेंट बने हुए हैं इन पत्थरबाजों के, उनके ऊपर पहले कार्रवाई होगी, फिर आगे बात बढ़ेगी। ये सरकार का मानना है। और जो डार साहब कह रहे थे उस पर आपका क्या रिएक्शन? देखिए, ऐसा है कि अगर कोई बोले कि पाकिस्तान का इसमें कुछ लेन देन नहीं है तो माफ कीजिए, आप झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है, लाखों की तादाद में इधर हथियार भेजे गए हैं, यहां आग लगाई गई है। जब हथियार फेल हो गए, जब प्रॉक्सी वॉर भी फेल हो गई, तो यहां इंतफादा का नई टैक्टिक्स इस्तेमाल की गई पैलेस्टीन को स्टडी करके, और यहां लाखों करोड़ों की में इसमें पैसा भेजा गया है हवाला के जरिए, और अभी जो मनी ट्रांसफर के जरिए जो हमको पकड़े जा रहे हैं, जिसपे एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रहा है। आप उकसा रहे हैं लोगों को ऐसे टाइम पे जबकि टूरिस्ट, लेकिन एक बड़ी बात और है, एक बड़ी बात और है, बीएसएफ की 11 साल बाद एंट्री हो रही है। इसको कैसे माना जाए जनरल बख्शी? बीएसएफ की 11 साल बाद एंट्री हो रही है जम्मू कश्मीर में खासतौर वैली, इसको कैसे माना जाए? ऐसा है जनाब कि अगर आप वहां पे फिर से हिंसा भड़काएं तो क्वाइट ऑब्वियसली फोर्स लेवल भड़काना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कि आइसोलेटेड जो हमारी पुलिस डिटैचमेंट्स हैं, सीआरपीएफ डिटैचमेंट्स हैं, उन पे हमले हुए हैं, हथियार छीने गए हैं और मारे गए हैं, और काफी सारे 3,500 के ऊपर घायल हुए हैं। ये बहुत हिंसात्मक ये बहुत ही, और यही सरकार का मानना है, जो सरकार के हाईली प्लेस्ड सोर्सेज कह रहे हैं, यही सरकार का मानना है कि वो लोग जो पत्थरबाजों को भड़का रहे हैं, जो उनके एजेंट बने हुए हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कश्मीर को अमन चाहिए, कश्मीर को शांति चाहिए, कश्मीर को ग्रोथ चाहिए, कश्मीर को डेवलपमेंट चाहिए, कश्मीर के युवा को नौकरी चाहिए, कश्मीर के युवा को पत्थर नहीं चाहिए। लेकिन वो पत्थर कौन पहुंचा रहा है, किस लिए पहुंचा रहा है, ये बड़ी बात है, उस पर काम करने की जरूरत है। ब्रेक के बाद शबनम लोन से होगी, इसके साथ होगा आर पार। आप बने रहिए और देखते रहिए कश्मीर में अमन शांति कब आएगी, इस पर अब तक की सबसे बड़ी बहस।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार में बड़ी बहस। अनिल बालूनी, मीम अफजल, इमरान नवी डार, जीडी बख्शी, शबनम लोन और सुशील पंडित आज के पैनल में मौजूद हैं। इस दौर में मैं शबनम लोन के पास जाना चाहता हूं। शबनम लोन, एक बड़ा सवाल यह है, क्या आपको मोदी सरकार की नीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है? क्योंकि अब ऐसा लग रहा है अलगाववादियों से भी बात हो सकती है, या फिर राजनाथ सिंह ने इशारों में कहा है कि मैं कश्मीर में रुका हुआ हूं, जिसको आना है वो बातचीत करे। सबसे पहले अमित जी, मैंने अभी हेडलाइन सुनी तो मुझे बेहद अफसोस हुआ कि आपकी हेडलाइन में यह था कि पुलवामा में एक एसपी समेत 8 लोग जख्मी हुए। अफसोस आपने ये नहीं कहा इस साथ में कि वहां एक नागरिक भी मारा गया। ये क्या हो रहा है अमित जी? वेयर आर वी हेडिंग? कश्मीर में मौत का सन्नाटा है। कश्मीर में इस वक्त आग लगी हुई है। आपको लगता है, बिल्कुल नागरिक की मौत भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या आपको लगता है जो एसपी और सैनिक वहां पे मारे गए हैं, जो अमर हुए हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है? व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? नहीं, आप कहना क्या चाह रही हैं शबनम लोन? I'm trying to say IB&7 should apologize. No, you can say whatever you want. You are free to say. हमको जो रिपोर्टिंग करनी है आपसे पूछ के नहीं करनी। अब आप कुछ देर में कहेंगे कि आप ये भी बताइए। कैसे कहेंगे? नहीं, आपने क्यों मिस किया वो? नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। हेडलाइन में जो खबर महत्वपूर्ण होती है वो जाती है, ये पूरी कॉपी नहीं है। अभी आपने कहा खबर के हेडर में पूरी खबर नहीं लिखी जा सकती। ये कंपल्शन आपको समझनी होगी। नागरिक मारा जाएगा। हमारे लिए वो 8 सैनिक इंपॉर्टेंट है, नागरिक भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट वो 8 सैनिक है। यस, वो 8 सैनिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमीश देवगन साहब सुनिए, अमीश देवगन साहब, आप उसमें क्यों नहीं आई जिन्होंने ग्रेनेड से हमला कराया है, जिन्होंने पुलवामा में ग्रेनेड से हमला कराया है, उस पर आप आने नहीं? वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने कब कहा कि वो आपको तय करना होगा आप किसकी तरफ है। मैंने नहीं कहा। ओके, जीडी बक्शी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। जीडी बक्शी, नहीं, मुझे बोलने दीजिए। जीडी बक्शी साहब, 1 मिनट। जी हाँ जी, कही जी बख्शी। अच्छा, देखिए, ऐसा था, मैं कह रहा था कि देखिए, कैजुअल्टी फिगर्स में थोड़ा खबर में फर्क हो सकता है, लेकिन कॉज क्या है? ग्रेनेड फेंका किसी ने और वहां पे लोगों को मारने की कोशिश करी है। ये तो मैं समझता हूं खुदा की मेहर है कि वहां ज्यादा कैजुअल्टी नहीं हुई। एक ग्रेनेड आबादी के इलाके में फटे तो 8, 10, 15 लोग का शहीद हो जाना तो बड़ा ये नॉर्मल सी हरकत हो जाती है। तो ग्रेनेड क्यों फेंके जा रहे हैं? बड़ी खबर है, ग्रेनेड फेंका गया, लेकिन हमारे उसमें पीसफुल नॉन वायलेंट एजिटेशन। मैं बड़े सवाल पे आता हूं शबनम लोन, क्या आपको मोदी सरकार की नीति में बड़ा बदलाव दिखता है? अलगाववादियों से बातचीत हो सकती है? सवाल का जवाब। अमित जी, अब मुझे इसका जवाब देने दीजिए। देखिए, एक बात है अमित जी, कश्मीर में 2 सियासी ग्रुप्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? एक तो आप ये देख लीजिए जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी वाले हैं। मेरी बात सुन लीजिए, मैं सही कह रही हूँ। इन लोगों का ये थ्रू आउट रहा है कि जब भी कोई प्रॉब्लम यहाँ है, ये एकदम दिल्ली पहुंच जाते हैं, वहां ब्लैकमेलिंग शुरू कर जाते हैं। मेरी सेंटर से गुजारिश है कि इन लोगों की बात सुन लीजिए, लेकिन इनको सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जो कश्मीर में इस वक्त राजनाथ सिंह साहब आए हैं, मेरा ये कहना है कि वो काश एक पार्लियामेंट्री ग्रुप के साथ आए होते, यानी पार्लियामेंट्री ग्रुप लोकसभा और राज्यसभा से तमाम पार्टियों का एक ग्रुप लेके आए होते, तो यहाँ पर एक आध हफ्ता बैठते तो लोगों को ये आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? स्पेसिफिक मैंने आपसे जो सवाल पूछा उस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। आप कह रही है कि कांग्रेस इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीपी इंपॉर्टेंट नहीं है, माफ करिए नेशनल कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, पीडीपी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्या वो सिर्फ अलगाववादी इंपॉर्टेंट है? जो कुछ लोग पाकिस्तान के इशारे पे काम कर रहे हैं, क्या वो अलगाववादी इंपॉर्टेंट है? देखिए, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये सब वो लोग हैं जो इस वक्त बाहर किसी जगह लोगों से मिलने के लायक नहीं हैं, नहीं जा सकते हैं ये लोग उनसे मिलने, किसी भी इंसान से किसी भी जगह पूछने नहीं जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि उमर अब्दुल्ला जब प्रधानमंत्री से मिले
तो जब बाहर आए वो बार बार यही कह रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री से मिला, लेकिन आपने उनकी जबान से ये सुना कि यहाँ पे कर्फ्यू है, तो आपने उनकी जबान से ये नहीं सुना कि वहाँ पे नागरिक मारे जा रहे हैं। इमरान नबी डार, ये कहना है इमरान नबी डार, आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और उनके मिलने के बाद ही प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि ये एक पॉलिटिकल मसला है। आप ये क्रेडिट नहीं दे सकते उमर साहब को। मोदी साहब ने ये खुद स्टेटमेंट दिया था, ये क्रेडिट नहीं दे सकते आप उमर साहब को। आपने क्या किया? अगर आप अपने आप को कश्मीरी एक्टिविस्ट बोलती हैं, आपने क्या किया अभी तक? अरे क्या बोल रहे हैं? कश्मीर की आग को बंद करने के लिए क्या किया? आपका काम है सिर्फ, आपका काम है ऐसी ही हवा में बातें करना कि उमर साहब ने ये बात मानने को तैयार नहीं है कि उमर साहब वहां पर गए और एक पॉलिटिकल इंटरवेंशन स्टार्ट हो गया, जो कि मिसिंग था यहाँ पर, जो कि मिसिंग था, जो कि प्रेजेंट गवर्नमेंट, जो कि कोलिशन गवर्नमेंट ने हिम्मत नहीं की उस पॉलिटिकल इनिशिएटिव को स्टार्ट करने की। और इस बात पे आप जो है, आप इस पे भी सियासत करना चाहती हैं। आप ये नहीं कहना चाहते कि ये मसला इस टाइम पे पार्टी का मसला नहीं है। पार्टी से सबको माफी मांगनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग। उमर अब्दुल्ला को माफी मांगनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, महबूबा मुफ्ती को माफी मांगनी चाहिए, इस देश के सैनिकों को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन उन लोगों को माफी नहीं मांगनी चाहिए जो कश्मीर, जो पाकिस्तान के भड़कावे पर कश्मीर में आग लगा रहे हैं, उन लोगों को माफी नहीं मांगनी चाहिए। ये देश माफी मांगे। आप किसकी तरफ है? आप किसकी तरफ है? 1947 आप पाकिस्तान की तरफ है क्या? मैं ओपनली आपसे पूछता हूँ, आर यू विद पाकिस्तान? रहा है इसमें। Who is with Pakistan? I am You are never with Pakistan. And don't put words in my mouth. No, I'm not. आप कह रही है कि उमर अब्दुल्ला को माफी मांगनी चाहिए, महबूबा मुफ्ती को माफी मांगनी चाहिए, इस देश के सैनिकों को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन उन लोगों को माफी नहीं मांगनी चाहिए जो पत्थर चला रहे हैं, जो सैनिकों को मार रहे हैं, मार रहे हैं, जो युवा लोगों को सुनिए, पगला रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, जिसने कश्मीर के आवाम का सुख चैन छीन लिया है। पूछ के देखिए कश्मीर के लोगों से, वो कश्मीर में आग नहीं चाहते हैं या अमन और शांति चाहते हैं? अरे हम सारे दुनिया में जो अच्छा नागरिक है वो शांति चाहता है, लेकिन बंदूक के साये में शांति नहीं आ सकती। लेकिन अब तो बातचीत करने के लिए राजनाथ सिंह आ गए, उस सवाल का जवाब देने से आप लगातार बच रही है। अनिल बलूनी, गोली कितनी मारनी है? मारो कितनी गोली मारनी है? सुशील पंडित मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन उससे पहले अनिल बलूनी। शबनम जी, सुशील पंडित को तो देना कश्मीरी मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। सुशील पंडित जो है, ये बंदूक के साये में शांति नहीं आ सकती। आपने बहुत ठीक बोला। सुशील पंडित, आपकी बात मान कमेंट अलाउ नहीं करूंगा शबनम लोग, आपकी बात मान रहा हूं। की तरह है, सिर्फ हाफिज सईद मुसलमान है और सुशील पंडित हाफिज सईद आतंकवादी है। वो मुसलमान नहीं है, वो हिंदू नहीं है, वो आतंकवादी है। वो कश्मीर का, वो पाकिस्तान का पालतू आतंकवादी है। ये सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है आप गलत लेके जा रही है। अच्छा चलिए, अफजल भी बैठे हुए, अली बलूनी भी बैठे हुए, मुझे नहीं लगता आपकी बातों को एग्री करता। ओके, लेट्स डिबेट ऑन दिस टुनाइट। आई विल चेंज द टॉपिक फॉर यू। विनम्रता से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने कहा बंदूक के साये में शांति नहीं आ सकती। मुझे बताइए कश्मीर में बंदूक कब आई? सुशील पंडित, यू हैव लॉस्ट। मुझे बताइए कश्मीर में बंदूक कब आई? आप तो एक कश्मीर में बंदूक कब आई? यू आर अ काउ विजिलेंट। कश्मीर में बंदूक कब आई? कश्मीर में बंदूक कब आई? नो पर्सनल रिमार्क्स। कश्मीर में बंदूक कौन लाया? 1953। कश्मीर में बंदूक कौन लाया? 1953 में आई। अरे 1953 में आई। आप माफ कीजिए, रमेश देवगन से इसको मालूम नहीं है। 1953 माफ कीजिए। व्हाट इज द कश्मीर कॉन्स्पायरेसी केस? आप गलत कह रही हैं। बाकियों को पर्सपेक्टिव ले लीजिए। शबनम लोन आपने अपनी बात कही, सुशील पंडित आपने अपनी बात कही। एएफएसपीए कब आया? ओके, अनिल बलूनी। 1953 में बंदूक आई। कश्मीर में एएफएसपीए, आप गलत कह रही हैं। ओके, सुशील पंडित, मैं हम्बल रिक्वेस्ट। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। आप गलत कह रही हैं। मैडम आपको रुकना पड़ेगा। कश्मीर में अनिल बलूनी को मैं लेके आना चाहता हूँ। अनिल बलूनी, मेरे पास क्या बीजेपी सरकार की नीति में बड़ा बदलाव है? अलगाववादियों से बात करेगी? और क्या, मैं दोबारा उसी पॉइंट को रख रहा हूं जिसको शबनम लोन ने बोला कि कश्मीर में हिंदू मुसलमान का डिवीजन करना चाहते हैं लोग, ऐसा है क्या? अनिल बलूनी, ओवर टू यू। मैं एक मिनट, अमीश मैं आना चाहता हूं। मैं जनरल बख्शी,
अमिश मैं देखिए अमिश चल बख्शी 30 सेकंड अनिल बलूनी I'm coming to you, I'm coming to you. अमिश जी, आज तो ये मेरा ख्याल शबनम लोन ने बिल्कुल सही कहा है। कश्मीर में एक व्यापक जहर भरने का अभियान शुरू किया गया है। वहां पे जो सिंक्रेटिक सूफी कल्चर था, कश्मीरियत कल्चर था, उसे तबाह करके वहाबाइज किया गया है। कश्मीर को एक घेटो बना दिया गया है जिसपे जो सोल रीजन फॉर आजादी ये है डिवीजन करना चाहते हैं और शबनम लोन आप उसी आग में घी डाल रही हैं, उसी आग में घी डाल रही है। ओके 30 सेकंड आपके पास है अनिल बलूनी 30 सेकंड आपके पास है, अपनी बात रखिए। अमीश एक मैं आपसे शबनम लोन आपको रुकना पड़ेगा, आप सिर्फ इकलौती डिबेट में नहीं है, आपने ऑलरेडी 6 मिनट ले लिए। ओके अनिल बलूनी आप अपनी बात रखिए। अनिल बलूनी गो अहेड। मैं आपको ये बात करने बलूनी साहब आप बोलिए। कैन वी फेड आउट ऑडियो? अनिल बलूनी ओनली ऑन द स्क्रीन। अमीश जी मुझे आपका सवाल नहीं सुनाई दे रहा है। मेरा सवाल बहुत सीधा है, क्या मोदी सरकार की नीति में बदलाव आया है? अलगाववादियों से बातचीत होगी? सवाल मेरा बहुत सीधा है। देखिए अमीश जी, पहले तो मैं बताऊं जो भी इस वक्त कश्मीर के अंदर हो रहा है ये कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट है। जिस तरीके से पाकिस्तान को घेरा गया है पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे ईरान हो, चाहे सऊदी हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो। नहीं सुनिए एक मिनट, पर आपकी नीति में बदलाव है कि नहीं है? अलगाववादियों से पहले तो आप बात नहीं कर रहे थे, अब राजनाथ सिंह का ये कहना है जो भी बात करने आना चाहे मैं कश्मीर में रुका हुआ हूं, बदलाव है कि नहीं है? अनिल बलूनी माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, मेरा सीधा सवाल आपसे। नहीं अमीश जी, अरे अमीश जी रुक तो जाइए। अमीश जी मैं वही, देखिए मैंने सबसे कम समय लिया आज। देखिए अमीश जी ये सारा कुछ जो हो रहा है ये पाकिस्तान के कारण हो रहा है, पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले चंद लोगों के कारण हो रहा है। वहां पर कौन कर रहे हैं सब जानते हैं, जो 2-4% लोग हैं वो सब ये कर रहे हैं। जहां तक आपने नीति की परिवर्तन की बात की, देखिए हम ये कहते हैं कि हमारे जो भारत का संविधान है उसके तहत कोई भी व्यक्ति आए बात करे ना, हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन भारत के संविधान के तहत बात करेगा। कश्मीर हमारा मैं ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद आर पार में आखिरी दौर में बहुत सीधा सवाल, कश्मीर की आवाम क्या चाहती है? ट्विटर पे फेसबुक पे आपका जोरदार फीडबैक आ रहा है और लोग कह रहे हैं, कश्मीर के लोग कह रहे हैं हम अमन चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम नौकरी चाहते हैं, हम अपना बिजनेस चाहते हैं, हम ना पैलेट गन चाहते हैं, ना हम पत्थर चाहते हैं। बड़ी बात यह है, लेकिन एक और बड़ी बात है कि कश्मीर में पुलिस वाले अपने थाने नहीं जा पा रहे, अपने पुलिस स्टेशन नहीं जा पा रहे क्योंकि उनको डर लग रहा है, इसीलिए बीएसएफ को वहां तैनात किया गया है। क्या एक बार फिर कश्मीर में अब आर्मी की वापसी होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। और कश्मीर जल नहीं रहा, कोट अनकोट इसको जलाया जा रहा है और कुछ मुट्ठी भर लोग इसको जलाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और कश्मीर में कृपया करके अमन शांति चाहिए, ग्रोथ चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, उसके लिए काम करने की जरूरत है। मैं ब्रेक के बाद आर पार में फिर हाजिर हो रहा हूं क्योंकि ये बहस सिर्फ कश्मीर की नहीं है, ये बहस हमारे देश के दिल यानी कश्मीर की। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार में अब तक की सबसे बड़ी बहस कश्मीर पे। अनिल बालूनी, मीम अफजल, इमरान नवी डार, जीडी बख्शी, शबनम लोन, सुशील पंडित। मीम अफजल 30 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगा, क्या आपको लगता है कश्मीर को लेकर मोदी सरकार की नीति रणनीति ठीक है या इसमें बदलाव जरूरी है? देखिए अभी कोई रणनीति सामने तो नहीं आई है। अगर राजनाथ सिंह जी ने वो कहा है जो आपने अभी फरमाया तो उन्होंने वहाँ के हालात को समझकर ही कुछ कहा होगा। मैं सरकार से नहीं हूँ, लेकिन मैं सरकार के ख़िलाफ़ इस वक्त कुछ भी नहीं इसलिए बोलूँगा कि कल को आप कहेंगे कि कांग्रेस जो है ऐसे बोल रही है वैसे बोल रही है। हम चाहते हैं कि सरकार को पूरा मौका मिले काम करने का। दूसरी अहम बात अमीश जी, मैं एक बात कहूँगा, मीडिया की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभी जिस अंदाज से बहस हो रही थी, इससे कश्मीर के अंदर कुछ फ़ायदा पहुँचने की बजाय नुकसान पहुँचने का ज़्यादा अंदेशा है। आपने अभी फरमाया 6 करोड़ रुपया किसी के अकाउंट में आया है। मैं चाहता हूं कि आप वो अकाउंट्स जिनके पैसा आया है उसके बारे में देश को बताएं। सिर्फ ये कहना कि 6 करोड़ रुपया कुछ लोगों के अकाउंट में आया है, ये उस वक्त तक मैं इसको ठीक नहीं मानता हूं जब तक कि आप इसका प्रूफ ना दे दें।
ये बातें हमारे जांच हो जनरल रही है, डीजी बख्शी एनआईए साहब की बहुत टीम दिनों से वहां कर रहे हैं पहुंच कि वहाँ से बहुत चुकी है। एनआईए की टीम ने ये और खुलासा किया वगैरह है। वगैरह मैं सरकार बिल्कुल क्या कर रही है? आखिरी सवालों सरकार को क्या 10 कर सेकंड रही में है? जवाब सुशील पंडित, अगर- बिल्कुल अगर 10 सेकंड हवाले में से क्या पैसा आपको आया, लगता है अकाउंट में कि पैसा- अलगाववादियों से बात करनी चाहिए, क्योंकि इसमें से कई लोग पाकिस्तान का एजेंडा फॉलो करते हैं? 10 सेकंड में जवाब। सबसे पहले इस देश को, इस सरकार को अपनी खोई जमीन, अपना नियंत्रण वापस लेना होगा कश्मीर के अंदर। उनके जो थाने इस वक्त बदहवास खुले पड़े हैं और जी। देशभक्त जनता बिना किसी व्यवस्था के त्राही त्राही कर रही है। शुक्रिया। उन्हें विश्वास में लेना होगा। शुक्रिया, उन्हें विश्वास में लेना होगा। लेकिन अंत में एक वही बात, कश्मीर में विकास चाहिए, कश्मीर में ग्रोथ चाहिए, कश्मीर में शांति चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। 6000 करोड़ का नुकसान हुआ है कश्मीर के अंदर, और ये कश्मीर की आवाम, कश्मीर की जनता का नुकसान है। कोई नहीं चाहता उसके घर का बच्चा मरे, कोई नहीं चाहता उसके घर के बच्चे की एक आंख चली जाए। ना सैनिक चाहता है, ना आम आदमी चाहता है। चाहते हैं कुछ चंद मुट्ठी भर लोग। उन मुट्ठी भर लोगों को पकड़िए, उन मुट्ठी भर लोगों को जवाब दीजिए और ये आग फैलने ना दीजिए। यही आज का कंक्लूजन है। आप देखते रहिए IBN 7। ब्रेक के बाद हम तो पूछेंगे। नमस्कार।